फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपका पवन सीरीज़ है। इसमें जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप उसकी सीरीज़ को देखते हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और साथ में जो आपकी ग्रामर है उसको भी लेकर चलेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक तो लाइक भाई बनता है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल का मतलब क्या होता है? तो रिसेप्टिव स्किल का मतलब ये होता है जैसे हम आपसे कोई बात कह रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, है ना। तो ग्रहण का मतलब यानी रिसेप्टिव का मतलब ग्रहण करना हो जाता है। तो कैसे ग्रहण करते हो? यहाँ पे ऑप्शन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जैसे जब आप रिसीव करते हो तो हम बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप सुन रहे हो, किताबों में लिखा है। आप उसको पढ़ते हो तो क्या करते हो भाई? चीज़ों को आप रिसीव ही तो कर रहे हो, यानी ग्रहण ही तो कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? सुन रहे हो तो आप ग्रहण कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ के आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं, आपको नॉलेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनना और पढ़ना। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या होता है। हमने सुबोपाली से आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना 4 कौशल हो जाते हैं, जिसमें सुनना और पढ़ना क्या हो जाता है? ग्रहणात्मक यानी कि रिसेप्टिव स्किल हो जाता है। और अभिव्यक्तिकात्मक आपके 2 हो जाते हैं, उस पर भी अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है यानी लिसनिंग एंड रीडिंग ये आपका हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर वैट्स मेथड मैनली फोकस ऑन, यानी जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करता है? तो इसमें आपका हो जाता है रीडिंग पे या लिसनिंग पे या स्पीकिंग पे या राइटिंग पे। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल में भी इसको डिस्कस किया है, वो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन चुके हैं तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है इसमें क्या हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया गया तो रीडिंग पर किया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को इन्होंने क्या किया? निगलेक्ट किया, यानी इग्नोर किया, इस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ध्यान इन्होंने दिया तो वो रीडिंग पर ध्यान दिया। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको स्पेलिंग दे दी जाएगी और उसमें आपको ये देखना रहेगा कौन सी सही स्पेलिंग है। तो इसमें है GRAMMER, ये आपका फर्स्ट हो जाता है। सेकंड आपका क्या है? GRAMMAR या GRRAMER या आपका GRA और AAMER। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप मीनिंग्स कुछ याद रखेंगे। भाई आप कहोगे कि मैम रटने पे आप ध्यान दे रही हो, रटना तो नहीं है, लेकिन हाँ रटना नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें बिना रटे भी तो नहीं समझ आती हैं, है ना। वो चीज़ें हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो जो इस तरह की हम मीनिंग्स आपको बताते चलें उनको आप लोग रटते हुए चलिए, ठीक है। फिर जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप जो आपने रटा है, जो आपने याद किया है, जो आपने समझा है, उसको पहले आप लिखें कि ग्रामर जो होता है GRA और MM और A और R। अब आप इसमें क्या करें, मैच कर लें, मिलान कर लें। तो GRA और MMAR ग्रामर देखिए आपका सेकंड ऑप्शन पे है, ये इसलिए आपका राइट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ हम बताते हुए चल रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्या होता है जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको समझने ही रहते हैं, लेकिन जो हम आपको टिप्स देते हुए चलते हैं, पॉइंट्स बताते हुए चलते हैं, उन पर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस किया कीजिए। क्योंकि कभी क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं, होता आपके सिलेबस में ही, आपने पढ़ भी रखा है,
क्वेश्चन वही होगा, लेकिन क्या होगा, पूछने का तरीका अलग हो जाता है। जब तरीका अलग हो जाता है तब फिर आप क्या करते हो, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, और जब कंफ्यूज हो जाते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपका 1 नंबर चला जाता है। तो इसलिए आप लोग जो चीज़ें पढ़ें, कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं, आप रटें ज़रूर, लेकिन ये नहीं है सब चीज़ें आप रटने पे ही ध्यान दें। आप लोग क्या करें, चीज़ों को समझे भी, जहाँ पे रटने वाला है वहाँ पे रट भी लें। बहरहाल मेन चीज़ क्या है, हमको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, यानी इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजी का सही वाक्य संरचना क्या है। तो सही वाक्य संरचना क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, इसमें हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, आंसर पे चलते हैं। तो आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। तो क्या ऐसे होता है सब्जेक्ट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है? नहीं भाई, ये तो आपका गलत हो गया। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्या पहले वर्ब आ जाता है? तो बिल्कुल भाई नहीं होता है। उसके बाद आपका है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आती है क्रिया। जो क्रिया का, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, जो मैन होता है वही तो सब्जेक्ट होता है, जहाँ से आप चीज़ें स्टार्ट करते हैं। और क्रिया क्या होती है, वर्ब क्या होता है, जो काम का जिसमें होना कि वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है, तो चलना दौड़ना इससे क्या हो जाता है, ये क्रिया हो जाती है। तो सब्जेक्ट के बाद क्रिया होती है यानी ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ पे है, तो आपका थर्ड ऑप्शन में है। इस तरह से आपका जो थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको इस तरह से दे दिया जाता है सीरीज, और उसको आपको सही करना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये तो हमारी एनर्जी है ना। आप लोग लाइक करते हो तो समझ में आता है कि हाँ भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं। और थोड़ा सा क्लास क्या हुआ, पोस्टपोन करने पड़े, कुछ दिक्कत थी इस वजह से। बाकी अब आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सभी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। और भाई जो आम जिंदगी होती है वो सभी की एक जैसी होती है ना। खास में ये हो जाता है भाई, कोई टीचर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई वकील है ना। लेकिन जो आम जिंदगी होती है वो सभी की एक जैसी होती है, सुख दुख भी लगे रहते हैं और उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम भी कुछ प्रॉब्लम में थे, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाए थे। अब आप लोगों के क्लासेस कंटिन्यू होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, यानी इसका मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह दर्शाने के लिए एक वाक्य लिखें। तो जो एक्सप्लेनेशन होता है वो किस तरह का होता है, इस तरह का। और हमने आपको बता रखा है, हिंदी में भी बहुत अच्छे से बताया कि जो इस तरह का चिन्ह होता है कब लगता है, जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई बात बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं, अरे वाह मज़ा आ गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत दुख प्रकट करते हुए बात करते हैं, अरे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा अरे, तो क्या हमने क्या किया, हमने इस सिंबल का यूज़ किया, अरे वाह, ऐसे हमने कहा, तो हमने क्या किया, इस सिंबल का यूज़ किया। ये हो जाता है आपका विस्मयादि बोधक, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन। तो ये कहाँ पे, ये जो है कहाँ पे यूज़ हुआ है सही तरीके से, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला आपका ऑप्शन हो जाता है, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। अब इसमें ऐसा तो है नहीं भाई कोई बहुत अरे वाह मैं तो स्कूल जाऊंगा, मुझे तो मज़ा आ गया, ऐसा तो नहीं आप बोलते हो ना। तो ये आपका गलत हो जाता है। अब देखिए चिन्ह सब में वही लगे, यानी सिंबल वही लगे हैं, लेकिन आपको इसमें समझना है कि कहाँ पे सही ये सिंबल यूज़ किया गया है, ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आई विल गो टू स्कूल, तो ये तो यहाँ पे तो फुल स्टॉप लगेगा, है ना। हाउ स्वीट इज़ पायल, यानी क्या कह रहे हैं कि पायल कितनी प्यारी है ना। और उसके बाद आपका है, पहले सब देख लेते हैं उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। उसके बाद है काजल इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, भाई काजल एक बुद्धिमान छात्र है, बस। वेदर इज़ हॉट, अब वेदर क्या है, जो मौसम क्या है, तो मौसम गर्म है,
नॉर्मल तो आप कहेंगे कि मौसम गर्म है। काजल एक प्रतिभाशाली छात्र है। पायल कितनी प्यारी है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पायल कितनी प्यारी है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का किस तरह से यूज करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक यानी ध्वन्यात्मक का यानी ध्वनि विज्ञान का विज्ञान है क्या, तो साउंड यानी कि ध्वनि हो जाता है आपका, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन आपका हो जाता है, फिर है प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण हो जाता है, और राइटिंग यानी कि लेखन हो जाता है। तो फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्या होता है, तो साउंड होता है, क्योंकि ध्वनि विज्ञान, तो ध्वनि का मतलब तो ध्वनि यानी साउंड होता है, तो साउंड। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज, यानी किसी भाषा के 3 मुख्य कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन हो जाता है इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव, यानी सूचनात्मक, अभिव्यंजक और निर्देशात्मक, ये हो जाता है। यह सेकंड नंबर पे है आर्बिट्रेरी, एक्सप्लेनेशन, नेचुरल एंड स्किल बेस्ड, मनमाना अभिव्यक्ति, प्राकृतिक और कौशल आधारित, एनिक्यू सिंबल्स, रिफ्लेक्टिव एंड इमेजिनेटिव, अद्वितीय प्रतीक, चिंतनशील और कल्पनाशील, नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिसमें है आपका पहले तो सूचनात्मक है, उसके बाद अभिव्यंजक और निर्देशात्मक, यानी आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ, यानी जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया है, किस स्टेटमेंट को, कि मानव यानी भाषा मानव व्यवहार के सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट रूपों में से एक है। ये स्टेटमेंट किसने दी है, यानी किसके अनुसार है, तो महात्मा गांधी या डॉक्टर R.K. अग्रवाल या ग्लेसन या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो हो जाता है वो सी ऑप्शन हो जाता है, ग्लेसन के द्वारा हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षा शब्द में कितने शब्दांश हैं। तो इसमें कितने शब्दांश हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो एग्जामिनेशन AIA, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें 3 हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स ही हैज़ बीन टीचर्स फॉर आवर द ए एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ही हैज़ बीन टीचर फॉर, और यहाँ पे क्या फिल करना है आपको। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब ए भरते हैं, यहाँ पे अगर ए की बात की जाए तो कैसे होगा, यानी अगर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स 2 होते हैं ना, अगर कॉन्सोनेंट्स आ रहा है तो आप क्या करेंगे ए, और अगर वोवेल्स आ रहा है तो आप एन फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे एच जो है आपका यहाँ पे है, लेकिन एच क्या, आप हवर तो नहीं पढ़ते हो, अवर पढ़ते हो ना। एच साइलेंट है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, जैसे नॉलेज में क्या साइलेंट होता है ना। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें क्या साइलेंट है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि यहाँ पे है तो आपका कॉन्सोनेंट्स पहले, लेकिन इसको साइलेंट रखा गया है, इसको हवर करके तो नहीं पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पे आपका एन आएगा, और अगर यहाँ पे आपका ये पढ़ा जाता तो ए आता। किसी बड़ी चीज़ के लिए, महान चीज़ के लिए,
बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ के लिए तो वहाँ पे दा का यूज़ करते हैं, ये तो सब आपको पता ही है। लेकिन ग्रामर में हम इस पर डिस्कस करेंगे। ग्रामर को बहुत ही हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से समझेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज़ को कंटिन्यू किया गया है, तो सीरीज़ में हम लोग बहुत लॉन्ग में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी जब डिस्कस करेंगे, हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही डीप में जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है। डीप में ही जब आप जाएंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, वरना क्या होता है, कंफ्यूजन रह जाती है। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? ओ जेफरसन या H.E. पामर या प्रोफेसर C.J. डॉटसन या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, बाइलिंगुअल मेथड का मतलब क्या होता है, द्विभाषीय। द्विभाषीय का मतलब जैसे हम आपको हिंदी में भी बता रहे हैं चीज़ों को, इंग्लिश में भी बता रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है, द्विभाषीय हो जाता है। तो इसमें किसने द्विभाषी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता है, डिटेल में आप लोग पढ़ भी चुके हो, प्रोफेसर C.J. डॉटसन। ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, तो यहाँ पे आपका डैश दिया गया है। बुक यू वांट इज अवर ऑफ प्रिंट, तो बुक भाई क्या है, कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती है भाई, बुक बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो आप स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग हो भाई, पूछो, है ना। तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हमने आपको बताया कि जब आपका कॉन्सोनेंट्स आता है तब क्या लगता है, वोवेल्स आता है तब क्या लगता है, कोई बड़ी चीज़, महान चीज़, फेमस चीज़ होती है तो क्या लगता है, तो आपका दा लगता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दा यूज़ होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, उसको क्लियर करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सुंदर की अतिशयोक्तिपूर्ण डिग्री क्या है, सुपरलेटिव यानी सुपर, सबसे ऊपर, है ना। तो मोस्ट ब्यूटीफुल आपका हो जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। इन विच मैथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द early stages to explain the meaning of new word, phrases, items, sentences, etc. डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच आप कह सकते हो, लैंग्वेज गेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को भाई जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। नए शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, वाक्यों आदि का अर्थ समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। इन विच मेथड इज मदर टंग, मदर टंग का मतलब क्या होता है, मातृभाषा। मदर टंग हम कैसे सीखते हैं, मातृभाषा हम कैसे सीखते हैं, अपने परिवार में। और सबसे पहले बच्चा क्या होता है, अपनी माता के संपर्क में आता है, तो सबसे पहले वो जब चीज़ों को सीखता है अपनी मम्मी से सीखता है, अपने परिवार में सीखता है, तो वो उसकी मदर टंग हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, कोरा कागज़ होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने अपने घर में चीज़ों को सीखा है। वो बात अलग की है कि उसने अनौपचारिक चीज़ों को सीखा है, इसके लिए कोई सिलेबस नहीं, इसके लिए कोई बुक नहीं, इसके लिए कोई टीचर नहीं। लेकिन माँ से बड़ा तो कोई टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ही बच्चा सबसे पहले उसी के संपर्क में यानी माता के संपर्क में आता है, और बच्चा अपनी माता से, फिर अपने परिवारजनों से सीखता है। और वही चीज़ वो जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो अपनी मातृभाषा को लेकर जाता है, यानी मदर टंग को लेकर जाता है। तो बच्चा कोरा कागज़ कैसे हुआ, क्योंकि कागज़ पे कुछ तो लिखा हुआ है, वो उसकी मातृभाषा तो लिखी हुई है, मदर टंग तो लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं और ऑप्शन पर जाते हैं, देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बाइलिंगुअल मेथड, तो बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है, अगर आप देखिए बच्चे ने क्या किया है, मदर टंग सीखी है, यानी नए शब्दों, वाक्यों, मुहावरों, वाक्यों का अर्थ समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। तो बाइलिंगुअल मेथड जो हो जाता है, इसमें ये होता है कि बच्चे को आप पहले कोई चीज़ समझा रहे हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि व्हाट, फिर उसके बाद हमने इसको बता दिया क्या, है ना। तो ये बाइलिंगुअल मेथड हो गया। तो बच्चे को आपने सिखाया तो बाइलिंगुअल मेथड में सिखाया, और उसकी समझ में भी आ रहा है। अभी आप बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है, वो अपने घर से मातृभाषा को सीख गया है। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो वो क्या है, अगर उससे आप बिल्कुल फटाफट इंग्लिश में बात करते जा रहे हैं तो बच्चे को तो ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आके फंस गए,
ऐसे तो लगेगा कि हम तो कभी ज़िंदगी में हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो अपने घर से कुछ और सीख के आए हैं, यहाँ पे बोला कुछ और जा रहा था, ये तो ऐसी भाषा बोल रही हैं कि हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन जब आप क्या करोगे, बच्चे को पहले बताओगे एप्पल और उसका मतलब बता दोगे कि ये है सेब, तो बच्चा क्या कहेगा, अच्छा सेब को ही एप्पल कहते हैं और एप्पल मतलब सेब होता है, तो बच्चा अच्छे से समझेगा। तो इस विधि का प्रयोग किसने किया, तो बाइलिंगुअल मेथड में है, क्योंकि द्विभाषा पद्धति है। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखना है, यानी सही पूर्वसर्ग इसमें आपको चुनना है। ही डाइड कॉलर्स फ्रॉम ऑफ बाई विद, तो ही डाइड, तो इसमें आपका हो जाएगा का की के, तो यहाँ पे आपका का यानी ऑफ यूज होगा। विच मैथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड एंड डायरेक्ट मैथड, यानी कौन सी विधि अनुवाद सह व्याकरण विधि और प्रत्यक्ष विधि के बीच का रास्ता है। कौन सा रास्ता है, अभी कितनी देर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन सी विधि अनुवाद सह व्याकरण विधि और प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट, और डायरेक्ट विधि आपने पढ़ रखी है। डायरेक्ट विधि में क्या है कि डायरेक्ट इंग्लिश, और बाइलिंगुअल विधि में क्या है, बाइलिंगुअल में उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को बताया गया, द्विभाषा पद्धति अपनाई गई है ना। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कौन सी विधि अनुवाद सह व्याकरण विधि और प्रत्यक्ष विधि के बीच का रास्ता है, तो इसमें बाइलिंगुअल मेथड जो हो जाता है यही आपका ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये रास्ता जो है वो ऐसा है कि बच्चा भयभीत भी नहीं होगा, क्लास में जाएगा तो वो ये सोचेगा कि हाँ हम उसी परिवेश में, अगर हमको कोई नई चीज़ सिखाई जा रही है तो वो पुरानी चीज़ से जोड़कर हमको क्या कह रहे हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर हमको बताया जा रहा है। और ये रास्ता सबसे बेस्ट होता है कि बच्चे को जितना आ रहा है उससे जोड़कर आपको बच्चे को जो नहीं आ रहा है उसको आपको बताना है, तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से चीज़ों को सीख जाएगा और उसका मन भी नहीं उकताएगा, उसका मन भी उबेगा नहीं, परेशान नहीं होगा कि हमारे बस का ये नहीं। अभी हम ही हैं, अगर आपको ऐसे जैसे ये हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं करा रहे होते, आपको हम इसका ट्रांसलेट करके नहीं बता रहे होते, एकदम से हम क्या करते, लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ जाते और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते और आंसर पढ़ते, आप कहते बस कीजिए मैम हो गया बहुत, हम तो सीख चुके, हमारे बस का नहीं है। लेकिन क्या है, जब आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, मैथड्स हमने आपको पहले डिटेल में चीज़ों को बताया, उसमें भी हमने ट्रांसलेट करके आपको बताया। अब हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें भी हम आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। तो क्या है, अगर आपके नहीं भी समझ में आने वाला होगा, आप नहीं भी बहुत ज़्यादा, हालांकि इंटरेस्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है सीखने के लिए, अगर आप उतना मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे, आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को क्या करेंगे, चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है डिस्कस, अब हम शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रहता है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम इंग्लिश बहुत टाइम से नहीं देखा था, बहुत टाइम से नहीं पढ़ रहे थे हम, और अब एकदम से ये हुआ है इंग्लिश मतलब हमारे सिलेबस में है तो हमको बहुत टफ पड़ रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं कि आप लोग समझो चीज़ों को और इंग्लिश को हवा ना समझो बिल्कुल भी, और इंग्लिश आ जाएगी और बहुत ही आसानी से आएगी और बहुत ही अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर ले जाएंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TLM? तो TLM का मतलब क्या होता है, TLM वो होते हैं जो हम जब आपको शिक्षा, या आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आप भाई ट्रेनिंग पे गए, वहाँ पे बच्चों को आपने शिक्षा दी, तो कैसे जो चीज़ों का आपने यूज़ किया, जैसे आपने चॉक का यूज़ किया, आपने डस्टर का यूज़ किया, आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, आपने बुक का यूज़ किया, या आपने कोई आप गमला लेके गए, बच्चों को दिखाया कि हाँ बेटा ये इसमें ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा बड़ा होगा तो इसमें फल निकलेंगे, ऐसे करके, तो वो भी आपका TLM हो गया। या आप कोई क्राफ्ट बना के ले गए, आपने कहा कि बच्चों देखिए ये इस चीज़ का क्राफ्ट है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, हम आपको ये चीज़ सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हैं XYZ, तो वो आपका TLM है। यानी कहने का मतलब ये है, TLM का मतलब ये हो जाता है जो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उसके दौरान आप जिन चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं वो TLM होता है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, वी गॉट डिफिकल्टीज।
करेक्ट प्रीपोजिशन आपको देखना है। इसमें समझ लेते हैं। इन, एट, ऑन और इनटू है, ठीक है। तो इनका मतलब तो आपको पता ही है, में होता है यानी किसी चीज़ में, है ना। और आपका पर क्या हो जाता है, एट मतलब क्या होता है, पर, और आपका ऑन भी पर होता है। और इनटू यानी मैं, जैसे इन और इनटू में क्या, अभी आपने कहा कि मैम आपने इन भी बताया मैं और इनटू भी बताया मैं, तो इसमें ये होता है जैसे कोई छलांग लगा रहा है, कूदते हुए गया और उसने छलांग लगा ली, यानी जैसे जंप लगाई। तो जहाँ पे जंप की बात आती है वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है, और जहाँ पे जंप की बात नहीं आती है कि किसी चीज़ में वो चीज़ है, तो मैं, यानी जहाँ पे छलांग की, कूदने की, जंप की बात नहीं आती वहाँ पे इन का यूज़ होगा, और जहाँ पे छलांग की बात होगी वहाँ पे इनटू का यूज़ होगा। तो वी गॉट डिफ़िकल्टीज, हमें मिला कठिनाइयाँ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इनटू। उसके बाद है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। अभी हम लोगों ने देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हम लोगों ने क्या, रिसेप्टिव स्किल के बारे में पढ़ा, और ये भी हमने कहा था आपसे कि अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग प्रोडक्टिव स्किल के बारे में भी बात करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि सुबोपाली सबसे आसान ये होता है कि आप सुबोपाली से चीज़ों को याद रखेंगे। सुबोपाली से क्या करेंगे, चीज़ों को याद रखेंगे। तो सुनकर आपने क्या क्या चीज़ों को आपने ग्रहण किया, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। ये जो नोट्स आपके रखे हुए हैं इनको आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो सुनकर और पढ़कर आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, यानी ये रिसेप्टिव स्किल हो गए। प्रोडक्टिव स्किल कौन से होते हैं, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, उत्पाद, क्या होता है, उत्पादक होता है। तो बोलकर और आप लिखकर, या जैसे हम क्या कर रहे हैं और आप क्या, देखिए यहाँ पे हम दोनों लोग हैं, इसमें हम दोनों की भूमिका है। तो सुनना पढ़ना यानी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट इसके लिए हमारा हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, लिख कर आपको चीज़ों को बता रहे हैं, यानी हम प्रोडक्टिव स्किल का यूज़ कर रहे हैं। और आप किसका यूज़ कर रहे हो, आप रिसेप्टिव स्किल का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव स्किल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप समझे। तो अब आपने आंसर तो कर ही लिया होगा, लेकिन चलिए फिर भी हम इस पर टिक कर देते हैं। स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, यानी भाई बोलना, स्पीकिंग, राइटिंग यानी लिखना। तो ये चीज़ भाई इतना इम्पोर्टेंट है, हम जितनी बार आपसे कहें उतना ही कम है, 5 स्टार आप इसमें दे सकते हैं, इतना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा इसको। आ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थॉट, एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटेशन, ऑल ऑफ द एबव। यानी यहाँ पे क्या कहें, किसी भाषा को निम्नलिखित माध्यम से सीखा जा सकता है। तो भाई कैसे सीखा जा सकता है, तो एक्सपोजर, ठीक है, मोटिवेशन यानी प्रेरणा करके, और रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति करके, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम भाई एक बार आपने पढ़ा और कोई चीज़ आपके जहन में यानी माइंड में वो चीज़ फिट हो गई, ऐसा नहीं है, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होता है। उसको आप क्या करेंगे, रिपीट देन रिपीट, यानी अभ्यास का नियम। आपने बाल विकास में अपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें यहाँ पे हम अभ्यास के नियम की बात करेंगे, क्योंकि इनके 3 नियम मुख्य और गौड़ नियम 5। तो जो उनका अभ्यास का नियम हो जाता है, अब आप कहेंगे कि मैम इंग्लिश में आप CDP लेके आ गए, लेकिन यहाँ पे बात ही ऐसी है तो इसलिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब आप अभ्यास करेंगे बार बार, जैसे आपने एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ा, फिर उसके बाद तीसरी बार पढ़ा, इन्होंने क्या किया था, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो वो बिल्ली क्या थी, पिंजड़े में थी, और उसके बाद में वो बार बार, उसको ये नहीं पता था कि हम कैसे किस तरह से पिंजड़े से निकलेंगे, भोजन को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो रिपीटेशन यानी वो चीज़ों को रिपीट कर रही थी, वो उछल कूद मचा रही थी और एकदम से लीवर पर पैर पड़ता है यानी,
और खट की आवाज़ आती है और वो दरवाज़ा खुल जाता है और उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, यानी हमने आपसे कहा कि आप ये क्वेश्चंस याद कर लो, तो आपने एक बार पढ़ा और आपकी समझ में आ गया नहीं, फिर आप उसका फिर से अभ्यास करेंगे, फिर से उसको रिपीट करेंगे, फिर से आप रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा वो आपकी बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी और चीज़ें ऐसी रहेंगी जो स्थायी हो जाएंगी। ठीक है, रिपीटेशन ये है। मोटिवेशन, जैसे हम आपको डीमोटिवेट करें, ठीक है, अरे क्या होगा, बहुत लोग पढ़ चुके हैं, वो लोग तो कुछ कर नहीं पाए, आज तक उनको जॉब नहीं मिला, आज तक उनके सपने नहीं पूरे हुए, आप क्या करोगे? आप कहोगे सही तो मैम कह रही हैं, क्या फ़ायदा इतना टाइम वेस्ट करने से, इतना पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। आप क्या करोगे? किताबें बंद करके रख दोगे और अपना एंजॉय करने लगोगे। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती है, ठीक है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक जगह आप क्या करोगे? गड्ढा खोदोगे, तो रोज़ खोदते जाओगे, रोज़ खोदते जाओगे, रोज़ खोदते जाओगे, एक दिन ऐसा होगा उसमें से पानी निकल ही आएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो गई कि मैम सही कह रही हैं कि हम थोड़ा 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 रोज़ पढ़ेंगे और एक दिन ऐसा होगा कि हम कामयाब होंगे। कोई क्या कहता है हमको इसकी परवाह नहीं है, हमको अपने आप से पढ़ना है। यानी आप क्या हो रहे हो? मोटिवेट हो रहे हो। ज़रूरी है ना? तो इस तरह से अ लैंग्वेज कैन बी क्वाइट थॉट, यानी सभी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ऑल ऑफ द अबव, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? देखिए वही अभी आ गया जो हमने कहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्पाद कौशल कौन से हो जाते हैं कि हम बोल भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लिख भी रहे हैं। यानी हम बोल कर और लिख कर आपको समझा रहे हैं, यानी स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपका हो जाता है। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, किसी भाषा को निम्नलिखित माध्यम से सीखा जा सकता है। यहाँ पे द एम ऑफ टीचर ए सेकेंड लैंग्वेज, यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज की बात हो रही है। दूसरी भाषा सिखाने का उद्देश्य यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, यानी बोली जाने वाली भाषा को समझना। टू रीड द लैंग्वेज विद कंपेरिजन, यानी भाषा को समझ के साथ पढ़ना। टू फॉरगेट द मदर टंग, यानी मातृभाषा को भूल जाना। टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, यानी भाषा को सही ढंग से लिखना। तो दूसरी भाषा को सिखाने का उद्देश्य यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना है? नेगेटिव के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? तो नेगेटिव के साथ जाना है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है, बाकी सारे जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो पहले हम जो पॉजिटिव हैं उनको समझते हैं। टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, यानी बोली जाने वाली भाषा को समझना। भाई हम बोल रहे हैं, आप उसको समझ रहे हो। जब आप समझोगे तभी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पॉजिटिव हो जाता है। अभी इसको समझिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, उसके बाद है टू रीड द लैंग्वेज विद कंपेरिजन, यानी भाषा को समझ के साथ पढ़ना। तो भाई आप भाषा, कोई चीज़ आप सीख रहे हो, कोई भी भाषा सीख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो अभी इस टाइम, तो आप उसको क्या कर रहे हो? समझ के साथ सीख रहे हो, समझ के साथ पढ़ रहे हो, तो वो आपकी क्या है? वो पॉजिटिव है। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे सर से नज़र से देख लिया, हटाओ इसको, ख़त्म करो, ऐसा तो नहीं है। यानी ये भी आपका पॉजिटिव है। टू फॉरगेट द मदर टंग, मातृभाषा को भूल जाना। भाई मातृभाषा को आप कैसे भूल सकते हो? अभी तो हमने आपको बताया कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है? अपनी मदर टंग को सीखता है। उसी को आप भूलकर कोई भी भाषा आप सीखेंगे तो बड़ा मुश्किल आपके लिए पड़ जाएगा। तो आपको जो गलत पे आपको करना है, तो ये आपका गलत हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे समझिएगा चीज़ों को। टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, भाषा को सही ढंग से लिखना। भाई भाषा है, उसको हम सही ढंग से लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं हम मैंगो का MANGO नहीं लिखेंगे, MENGO लिख देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो भाषा को हम क्या करेंगे? सही ढंग से लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे, तो ये भी आपका सही हो जाता है। हमको जाना किसके साथ है? क्योंकि एक के साथ जाना है और नोट के साथ जाना है। तो जितने भी सही हैं उनको दो काट, और जो गलत है उसी को आप कर दो सही। तो इस तरह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच
कंपोजिशंस प्रोवाइड स्टूडेंट्स फॉर द थिंकिंग, यानी कौन सी रचनाएं छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का अवसर प्रदान करती हैं? राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन या फ्री कंपोजिशन, यानी रचना लेखन या मौखिक रचना या निर्देशित रचना या मुक्त रचना। तो जो चिंतन का अवसर देते हैं वो बच्चों को जो फ्री कंपोजिशन होता है, यानी बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, अब आप उसको क्या करोगे, नहीं हम तुमको बता देते हैं ऐसी चीज़, कोई क्वेश्चन हल करना है, आपने उसका आंसर करके दे दिया, बच्चे ने उसमें क्या सीखा? कुछ भी तो नहीं सीखा। उसको क्या करो, मुक्त रचना, वो यानी फ्री कंपोजिशन से बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा, उसकी आदत पड़ेगी। तो ये आपका हो जाता है डी ऑप्शन राइट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, कविता पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इंजॉयमेंट, कंप्रिहेंशन, एप्रिसिएशन ऑल ऑफ थिंग्स, यानी आनंद या समझ या प्रशंसा या ये सभी। तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए, जब कविता बच्चों को पढ़ाई जाती है तो किस वजह से आप बच्चों को कविता आप समझाते हो, सिखाते हो, किस तरह? तो इन्जॉयमेंट, बच्चे क्या करते हैं, इन्जॉय करके चीज़ों को सीखते हैं। वो क्या करते हैं, वो समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि कविता का भाव नहीं समझते हैं। बच्चों को जो आप स्टार्टिंग से समझा रहे होते हैं तो बच्चा क्या करता है, वो चीज़ों को समझता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको अपने माइंड में सेट करता है, और वही जो चीज़ें होती हैं, कितने बचपन में जो चीज़ें होती हैं बच्चों को सिखाई जाती हैं वो लाइफ टाइम तक नहीं भूलता है ना। जैसे चीज़ों को आप सिखाएंगे वैसे बच्चा वही चीज़ें करेगा। तो यानी क्या है, आनंद भी है, समझ भी है और प्रशंसा भी है, यानी सभी ये राइट हो जाते हैं। और हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी रिपीटेड है यानी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। H.E. पामर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन और जस्पर्सन। तो बाइलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषा, इस पर हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसमें आपका C.J. डॉटसन हो जाते हैं, ये राइट आंसर हो जाता है।